क्लास 10th आपका चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 13 पर जो टॉपिक था वो आपको साइन किया था। वो टॉपिक आपका पेज नंबर 13, 14 एंड 15 में कंप्लीट हुआ था, जिसमें कि रोमांटिसिज्म पर बात बताई गई थी आपको। आज का टॉपिक है और पेज नंबर है 15। तो 13 पेज वाला जो टॉपिक था उसने पेज नंबर 13, 14 एंड 15 को कवर किया था, और आज का जो टॉपिक है वो पेज नंबर 15 से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप यानी कि इस समय यूरोप में यानी फूड स्कैरसिटी का दौर था, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। हार्डशिप मीन्स कि जो हार्डशिप थी, एक कठिन दौर से यूरोप के लोग गुजर रहे थे। एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, क्योंकि फूड स्कैरसिटी देखने को मिल रही थी, एम्प्लॉयमेंट की कमी थी, तो जिसके कारण कि बहुत ही कठिन दौर था, जिसके कारण वहाँ के जो रहने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या किया था कि विद्रोह करना शुरू कर दिया था। तो कुछ पॉपुलर रिवॉल्ट जो हैं उसे इस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है। तो द 1830s जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है, जो कि यूरोप के इकोनॉमिक हार्डशिप का दौर यहीं से शुरू होता है। तो द 1830s वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, यानी 1830 का यही जो वर्ष था वो यूरोप में सबसे अधिक विषाद का समय रहा, सबसे अधिक आर्थिक संकट का समय रहा। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 1850 तक का जो समय रहा, 1801 से लेकर और 1850 तक का जो समय रहा वो यूरोप के लिए बहुत ही कठिन समय रहा। सेंचुरी 19th century saw एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। जब मैंने शुरू किया था ये टॉपिक तब आपको पहले ही बता दिया था कि हंगर और हार्डशिप का दौर शुरू ही फूड स्कैरसिटी के कारण हुआ था, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। तो हुआ क्या था यहाँ पर कि द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी पहला जो हाफ था 19th सेंचुरी का, 1801 से लेकर और 1850 तक का जो समय था, उस समय यानी 19वीं शताब्दी 1801 से और 1850 तक, तो 19वीं शताब्दी शुरू हो गई थी। तो ये जो शताब्दी थी इसने पॉपुलेशन को यूरोप में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखा। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि अधिकांश जो देश थे उसमें बहुत सारे लोग जो थे वो रोज़गार खोजने जाने लगे थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़, यानी अधिकांश जो पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहते थे वे माइग्रेट करके, यानी कि वो स्थान परिवर्तित करके शहरों की ओर जा रहे थे। टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, और वहाँ जाकर, और वो वहाँ क्यों जा रहे थे? रोजगार की तलाश में, यानी कि अवसरों की तलाश में जा रहे थे, और जिसके कारण कि शहरों में उन्हें ओवर क्राउडेड स्लम्स का मतलब उन्हें ऐसी बस्तियों में जाकर रहना पड़ा जहाँ पर कि बहुत अधिक पहले से ही भीड़ थी। तो जो भीड़ भाड़ वाली बस्तियाँ थी उनमें जाकर उन्हें रहना पड़ा। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। क्या था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, यानी जो मैनुअल वर्क था वो मैकेनिकल वर्क में रिप्लेस हो चुका था, इसलिए बहुत सारे हाथ जो थे यूरोप में वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, क्योंकि काम जो है वो मैनुअली नहीं हो रहा था, अब काम जो है वो मशीनें कर रही थी, इसलिए बहुत से हाथ यहाँ पर बेकार थे। तो और मशीन के काम करने के कारण कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा था, और जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ रहा था। तो यहाँ पर एक कठिन दौर जो था स्टिफ कंपटीशन का वो लोगों ने फेस किया। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट, यानी यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट था
वहाँ तेज़ी से जो औद्योगिकरण था वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा था और जो यूरोप कॉन्टिनेंट था वो आधुनिकता की तरफ यानी एडवांस टाइम की तरफ उस बढ़ता जा रहा था। दिस वॉज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन, यानी इसी प्रकार से अगर हम देखें तो विशेषकर कपड़ा उत्पादन या कपड़ा बुनना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब इंग्लैंड में हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स खुली थी। तो यहाँ पर जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन था विशेषकर बहुत अधिक बढ़ गया था, विच वॉज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। यानी उससे पूर्व क्या होता था कि यानी घरों में, छोटे वर्कशॉप्स में, और काफ़ी जो काम होता था वो हाथों से होता था। पार्टली मैकेनाइज्ड मीन्स कि कुछ जो शेष बचता था उसे मशीनों के द्वारा किया जाता था, तो लोगों को अवसर मिल जाते थे। लेकिन जैसे ही फुली मैकेनाइज्ड हो गया तो जो अवसर थे उनकी कमी आई। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एन्जॉयड पावर। उन यूरोपियन रीजन्स में जहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स अपनी पावर को एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर जो रूरल पीपल थे उन लोगों को बहुत अधिक अपॉर्चुनिटीज़ की कमी का सामना करना पड़ा। पीजेंट्स स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फेडरल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। यहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे जो टैक्सेस इम्पोज किए गए थे, तो जो एरिस्टोक्रेटिक जो रूलर्स थे उनके अगेंस्ट किसानों ने क्या किया था कि जो उनके ऊपर फेडरल ड्यूज़ का बर्डन था उससे भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि ये ड्यूज़ जो थे वो लगातार बढ़ते जा रहे थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। अब क्या हुआ कि ये वो दौर था जिस समय कि यूरोप में, ये वो वर्ष था जिस समय यूरोप में खाद्यान्न जो थे उनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये वर्ष बैड हार्वेस्ट का वर्ष भी रहा था, यानी कि फसल के खराब होने का समय भी रहा था। लेड टू वाइड स्प्रेड, यानी कि जिसके कारण कि बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो कस्बे थे उनमें जो कठिन दौर था वो देखा गया, क्योंकि फसलें खराब हो गई थी, फूड स्कैरेसिटी देखने को मिल रही थी, मार्केट में जो उपलब्ध खाद्यान्न थे उनकी उपलब्धता सीमित थी, जिनके कारण कि उनका भाव जो था वो बढ़ता जा रहा था। द ईयर 1848 वॉज वन सच ईयर, यानी 1848 का जो वर्ष था, फूड शॉर्टेजेस एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। यानी 1848 का जो वर्ष था उनमें से एक सबसे कठिन वर्ष रहा, क्योंकि इस वर्ष में पेरिस यानी फ्रांस की जो कैपिटल सिटी थी वहाँ पर सबसे कठिन समय जो है लोगों ने अनुभव किया, क्योंकि खाद्यान्नों की कमी हो गई थी एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट, और बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगार लोगों की जो जनसंख्या थी वो बढ़ती जा रही थी, और पेरिस के जो सड़कें थी वहाँ प्रदर्शन के लिए वे लोग तैयार थे। तो बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुई फिलिप वॉज फोर्स्ड टू फ्ली, और जो लोग सड़कों पर आ गए थे और जो बैरिकेडिंग वगैरह लगाई गई थी उन्हें रोकने के लिए, यानी लुइस फिलिप की तरफ से, क्योंकि लुइस फिलिप आपको मालूम है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट का डिक्लाइन हो गया था तो एक बार फिर से बर्बन डायनेस्टी जो थी उन्होंने अपने आप को रीस्टोर किया था और वे पावर में आए थे, यानी वापस आए थे। तो लुइस फिलिप ही वो शासक थे जिन्होंने फ्रांस को संभाला था। तो जब खाद्यान्न की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण और रोजगार के अवसरों के सीमित होने के कारण जब पेरिस के शहरों सड़कों पर जब भीड़ देखी गई, तब लुइस फिलिप जो थे उन्होंने क्या किया था कि अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को घरों में जाने के लिए मजबूर कर दिया। A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21, कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि नेशनल असेंबली, जैसे पहले उन्हें जो उनकी अपने संसद थी उसे बाद में नेशनल असेंबली कहा गया था। तो उस नेशनल असेंबली ने क्या किया कि
प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। यानी नेशनल असेंबली ने ये प्रोक्लेम किया था, ये दावा किया था उससे पूर्व। प्रोक्लेम मीन्स कि जो ये 1848 का वर्ष था उससे पहले ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन फ्रांस में हो गया था, तो उन्होंने सफरेज दिया था, यानी वोटिंग पावर या वोटिंग राइट दिया था टू ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21, यानी कि जो पुरुष वयस्क थे और जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी उनको वोटिंग राइट्स ग्रांट किए गए थे। एंड गारंटीड द राइट टू वर्क, और उनको गारंटी भी दी गई थी कि उन्हें राइट टू वर्क यानी काम करने की का जो अधिकार है उन्हें उसकी गारंटी दी जाती है, और उस अधिकार को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। तो नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेट अप। अब क्या हुआ कि जो नेशनल वर्कशॉप यानी कि जो वहाँ पर नेशनल लेवल के जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइडर जो थे उन्होंने क्या किया कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम उन्होंने वहाँ पर किया। अर्लियर इन 1845, इससे पूर्व 1845 में, वीवर्स इन सिलेसिया हैड लेड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो वर्ष था 1848 का, जिसमें कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने सड़कों पर जो इकट्ठे हुए लोग थे, जो बेरोजगारी और खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतें और उनके सीमित होने के कारण सड़कों पर आए थे, लुइस फिलिप ने क्या किया था कि उनको फोर्सफुली अपने घरों पर जाने को मजबूर कर दिया। और उससे पहले ही नेशनल असेंबली जो थी उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि फ्रांस एज अ रिपब्लिक 21 ईयर्स के जो एडल्ट मेल्स हैं उनको सफरेज देते हुए, उनको सफरेज प्रोवाइड करते हुए राइट टू वर्क की गारंटी जो है वो प्रोवाइड करता है फ्रांस। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने वहाँ पर की। लेकिन उससे पूर्व का एक वर्ष जो था 1845, ये भी बहुत ही कठिन वर्ष रहा। वीवर्स इन सिलेसिया, यानी सिलेसिया जो यूरोप का पार्ट था, वहाँ पर वीवर्स मीन्स बुनकर और जुलाहे, जो टेक्सटाइल मिल्स के लिए काम करते थे या मिल्स से पूर्व जो अपने अपने काम करते थे, तो हैड लेड टू रिवॉल्ट, उन्होंने क्या किया कि एक विद्रोह किया अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर, अपने अपने कॉन्ट्रैक्टर, यानी जो कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम लाकर देते थे उनके विरुद्ध जो है उन्होंने विद्रोह किया। हु सप्लाइड दैम रॉ मटेरियल, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, एंड गेव दैम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल्स, और इसके बाद क्या करते थे कि जब बुनकर कपड़े बुनकर तैयार कर देते थे तो वे उस फिनिश्ड टेक्सटाइल को अन्य मार्केट्स में जाकर बेच देते थे, बट ड्रास्टिकली रिड्यूसेस देयर पेमेंट्स। लेकिन क्या हुआ कि बड़ा ही ड्रास्टिकल एक चेंज आया, और जिससे क्या हुआ कि जो उनके पेमेंट्स थे, जो उनके ऑर्डर्स थे जो कि मार्केट तक पहुंच चुके थे, उनमें भारी गिरावट देखी गई, जो कि वीवर्स के रिवॉल्ट का एक कारण बनी। द जर्नलिस्ट वेलम वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन ए सिलेशियन विलेज एज फॉलोज। यहाँ पर एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था वेलम वॉल्फ, उन्होंने सिलेशियन विलेज यानी सिलेशिया के एक गांव का एक इवेंट जो है उसको डिस्क्राइब किया है पेज नंबर 16 पर। तो बहुत ही केयरफुली आप लोग इसको पढ़ना कि इन दीज विलेज यानी सिलेशियन जो विलेजेस थे उनमें विद 18,000 इनहैबिटेंट्स, यहाँ पर लगभग 18,000 लोग जो थे वो रहते थे। कॉटन वीविंग इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन, और इन 18,000 जो यहाँ के निवासी थे उनमें से अधिकांश जो थे वो बड़े पैमाने पर कॉटन वीविंग का काम व्यावसायिक तौर पर किया करते थे। द माइजरी ऑफ द वर्कर्स इज़ एक्सट्रीम, यहाँ पर जो वर्कर्स थे उनके लिए बहुत ही कठिनता का एक समय था। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स, उनको बहुत अधिक ज़रूरत थी इस समय काम की, हैज़ बीन टेकन एडवांटेज, जिससे कि वे यानी फ़ायदा उठाएं, उनको फ़ायदा मिले या फाइनेंशियली उनको सप्लीमेंट मिले ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। यानी लेकिन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे थे कि
जो टेक्सटाइल उनसे तैयार कराते थे उनकी कीमतें जो हैं वो रिड्यूस कर दी गई। तो क्योंकि रॉ मटेरियल वो एक जो निश्चित प्राइस थे उस पर खरीद रहे थे और पूरा अपना टाइम दे रहे थे, लेबर कर रहे थे उस पर, लेकिन क्या हुआ कि जो तैयार माल था वो कम कीमत में उनसे ख़रीदा जा रहा था, जो कि एक बड़े विद्रोह का कारण बना। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि द जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ जो थे, उन्होंने सिलेशिया के इस विलेज का जो डिस्क्रिप्शन आपके लिए किया है वो है पेज नंबर 16। यहाँ पर इस सिलेशियन गांव में 18,000 लोग रहा करते थे जो बड़े पैमाने पर व्यावसायिक तौर पर कॉटन वीविंग का काम करते थे और उनके लिए ये बहुत ही कठिन दौर रहा। तो